Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to cover the second part of chapter 5, the rise of empire for class 7 social science, and we are going to start this video with the topic arrival of Greeks. बेटा इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लास्ट में देख रहे थे राइज ऑफ मगध विद नंद डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे महापद्मनंदा। और मैप में देखो ना तो जितना भी ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ये सारा नंद एम्पायर है। ये कब फ्लरिश कर रहा था? अप्रोक्सीमेटली 500 to 400 BC के टाइम पे, है ना? इतना हमने पढ़ लिया। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट बेटा नंद डायनेस्टी के टाइम पे ही यानी अप्रोक्सीमेटली 400 BC के टाइम पे इंडिया में बाकी पार्ट्स में और क्या चल रहा था, ठीक है? सो हियर कम्स द अराइवल ऑफ ग्रीक्स। नाउ हु आर ग्रीक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स आर द पीपल हु बिलोंग्स टू द कंट्री ग्रीस। ग्रीस में रहने वाले लोगों को ग्रीक्स बोलते हैं। ये लोग इंडिया आए अपने एम्परर के साथ जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। भारत में इसको हम सिकंदर भी बोलते हैं, ठीक है? अब देखो थोड़ा अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर अ यंग एंड पावरफुल ग्रीक किंग फ्रॉम मैसेडोनिया कैंपेन्ड अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर। इसने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसको जीत भी लिया। उसके बाद हिज एम्पायर वाज नाउ स्प्रेडिंग ओवर 3 कॉन्टिनेंट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड्स हिस्ट्री। अगर मैप को देखो तो जितना ये ऑरेंज पार्ट यहाँ दिख रहा है ना, ये सारा का सारा इसका एम्पायर है। इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी ही वॉज नॉट स्टॉपिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू कॉन्कर ओवर द वर्ल्ड। इसको विश्व विजेता बनना था, ये यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं था। तो इसने क्या किया? इसने फर्दर मूव करना स्टार्ट किया इंडिया की तरफ। ही वॉन्टेड टू इंक्लूड होल इंडिया इन हिज ओन एम्पायर। अब जब ये इंडिया की तरफ आता है तो पहले कौन से रीजन को टच करेगा? ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। अब यहाँ पर बेटा नंद एम्पायर तो नहीं था, नंद एम्पायर तो इस वाले एरिया में है ना, यहाँ पर। तो यहाँ कौन थे? यहाँ थे छोटे छोटे किंगडम, और वहां पर एक जो किंगडम था पंजाब में, उससे इसका सामना होता है। किंगडम वहां पे कौन था? वहां पे थे पुरुषोत्तम, जिनको कि हम पुरु भी बोलते हैं, लेकिन उनका नाम, उस राजा का नाम ग्रीक अकाउंट में पोरस है, ठीक है? तो एग्जाम में आपको पोरस ही लिखना है। यहाँ पर पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में बैटल होती है, फाइट होती है, ठीक है? और ये फाइट कहाँ हुई थी? ये हुई थी झेलम नदी के पास, जो कि उस टाइम पे उसको हाइडेस्पस बोलते थे। दैट्स वाई द फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस इज नोन एज बैटल ऑफ हाइडेस्पस। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब इनके बीच की बैटल कैसी थी बेटा? बहुत टक्कर की थी। अलेक्जेंडर जीता था इसमें, नो डाउट, लेकिन अलेक्जेंडर को काफी नुकसान हुआ था। हियर अलेक्जेंडर हिमसेल्फ वाज सीरियसली वुंडेड इन दिस बैटल। हिज सोल्जर्स लॉस्ट देयर विल टू फाइट एंड रिफ्यूज टू मूव डीपर इनटू इंडिया। ये लड़ाई जीतने के बाद इतना ज़्यादा इसको जान माल का नुकसान हुआ, इसके सोल्जर्स का इतना मोरल डाउन हो गया कि उन्होंने बोला कि हम इससे फर्दर अब इंडिया में आगे नहीं जा सकते फाइट करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे कुछ अकाउंट्स में मेंशन भी है ग्रीक रिकॉर्ड्स में। इन फ्यू बैटल्स वुमेन फॉट साइड बाय साइड विद देयर मेन। यानी जो बैटल फील्ड था उसमें अलेक्जेंडर की आर्मी सिर्फ सोल्जर से नहीं, जो वहाँ की जो आसपास वुमेन होंगी उनसे भी फाइट कर रहे थे। उसके अलावा हाथी घोड़े तो होंगे ही। इंडिया में बैटल हो और हाथी घोड़े इन्वॉल्व ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना? ऐसा सुना जाता है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो उन एलिफेंट्स को देख के पहले ही घबरा गई थी, लेकिन नो डाउट वो जीत गए थे, बट येस देयर मोरल वाज वेरी डाउन, ठीक है? अब इतना होने के बाद अलेक्जेंडर यहाँ से रिट्रीट करता है और वापस चला जाता है पर्शिया अपनी हाफ ऑफ द आर्मी के साथ। वहां जाने के बाद, पर्शिया जाने के बाद अलेक्जेंडर फेस्ड रिबेलियन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल देयर। वहां बहुत सारे विद्रोह चल रहे थे उसकी खुद की कंट्री में। एंड आफ्टर ही फेल इल एंड डाइड एट द एज ऑफ 32 एट बेबीलोन। बेटा ऐसा माना जाता है कि बीमार था, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि उसको पॉइजन दिया गया था और इस वजह से उसकी 32 की उम्र में डेथ हो जाती है, जस्ट एट द एज ऑफ 32। सच अनसर्टिनिटी ऑफ लाइफ। यहाँ टाइमलाइन पे ध्यान दो बेटा, 27 से 25 के बीच में इन 2 सालों में ये लड़ाई कर रहा है टू रूल ओवर द वर्ल्ड। ही वॉन्टेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, और विद इन 1.5 ईयर, 1 to 1.5 ईयर इसकी डेथ हो जाती है ना? दिस वॉज द अलेक्जेंडर द ग्रेट। आगे देखते हैं। थिंक अबाउट इट। वाई डू यू थिंक अलेक्जेंडर वॉन्टेड टू रूल ओवर द एंटायर वर्ल्ड? वट वुड ही हैव गेन्ड फ्रॉम इट? क्या मिलेगा बेटा उसको? क्यों वो पूरे वर्ल्ड पे अपना राज चाहता था? सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था। वाई एनी किंग वांट्स टू बिकम एन एम्परर? क्यों किसी को अपने राज्य को इतना स्प्रेड करना होता है? कितनी मुसीबतें तो उसको कंट्रोल करने में, इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, लेकिन तब भी लोग करना चाहते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन? वहाँ हमने एक वर्ड पढ़ा था बेटा, पोस्टेरिटी। उसकी आने वाले पुश्ते उसको याद रखें, है ना? इसके अलावा फेम, लेगेसी और मनी, वेल्थ, ये सब तो है ही, है ना? सो यहाँ पर से कुछ रीजन दिए हुए मैंने, आप इसमें चूज कर सकते हो। कॉन्कर द होल वर्ल्ड, ग्रेट फेम एंड लेगेसी, मोर पावर एंड वेल्थ, स्प्रेडिंग द ग्रीक कल्चर। तो इनमें से आप कुछ भी आंसर इसका लिख सकते हो। Am I clear? चलो मूविंग अहेड। नाउ हियर वन ऑफ द इंसिडेंट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। बेटा अलेक्जेंडर जो था वो पोरस की लीडरशिप को देख के बड़ा इंप्रेस हुआ।
हराने के बाद वो पोरस से पूछता है अब तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पे पोरस आंसर देते हैं लाइक अ किंग, एक राजा की तरह। तो अलेक्जेंडर बड़ा इंप्रेस हुआ और उसने पोरस को उसी के राज्य में दोबारा छोड़ दिया। बोला कि अब तू दोबारा रूल कर, लेकिन नॉट एज अ किंग, एज माई सैट्रैप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैट्रैप? बेटा सैट्रैप्स आर द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस। किसी दूर दराज के जो एरिया होता है किसी भी एम्परर का, वहां पर जो वो गवर्नर असाइन करता है उसको सैट्रैप बोला जाता है। समझ में आया? Satrap were the governors of the province of Persian and Greek empire who were left behind by the overlord. Overlord मतलब emperor। यहाँ पर emperor कौन है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने पोरस को क्या छोड़ा वहां पर, कैसे छोड़ा? एज हिज गवर्नर। अब कहने को बेटा गवर्नर है, ऑफिशियल है, लेकिन उनके पास प्रॉपर फ्रीडम होती थी, बहुत सारी पावर होती थी, जस्ट लाइक अ किंग। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ हियर अलेक्जेंडर्स इंटरेक्शन विद जिम्नोसोफिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिम्नोसोफिस्ट? बेटा जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड सोफिस्ट का मतलब होता है वाइज पीपल। सो बेसिकली अलेक्जेंडर का कुछ इंटरेक्शन हुआ इंडिया के साधु संतों के साथ, और वहां पर एक रिडल खेलता है उनके साथ। ये बोलता है कि आई विल गिव यू अ चैलेंज, मैं तुमसे रिडल पूछूंगा, अगर मुझे तुम्हारा आंसर अच्छा लगा तो तुम जिंदा रहोगे, अगर गलत आंसर लगा तो तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बेटा वो किससे रिडल खेल रहा था? वो इंडिया के साधु संतों से खेल रहा था, जिनके पास इतनी नॉलेज होती, इतना विजडम होता है। तो उनके आंसर इतने अच्छे थे कि वो बड़ा इंप्रेस हुआ, और ऐसा माना जाता है कि इससे उसका काफी माइंड चेंज भी हुआ था। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर राइज ऑफ मगध विद माइटी मौर्याज। बेटा अलेक्जेंडर के जाने के 2-3 साल के बाद ही बहुत बड़ा चेंज आता है नंद एम्पायर में। क्या चेंज होता है वो? यहां पर जब अलेक्जेंडर था तो उस टाइम पर रूल कौन कर रहा था? द लास्ट एम्परर ऑफ नंद डायनेस्टी, धनानंद। और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत कवर किया था। ही वॉज दैट क्रूल किंग जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था, उन पर अत्याचार करता था, है ना। तो वो इतना ज्यादा हो गया था कि यहाँ पर फिर एक पर्सन आता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और ये पूरा उसका तख्त पलट कर देता है, यानी कि उसको पूरा गद्दी से हटा के खुद पूरा इस नंद एम्पायर पे अपना कंट्रोल ले लेता है, और फिर ये बन जाता है मौर्य एम्पायर। ठीक है, नंद एम्पायर से क्या हो गया? मौर्य एम्पायर। क्लियर? देखो यहाँ पर अराउंड 321 BC, जस्ट अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अलेक्जेंडर लेफ्ट, अ न्यू डायनेस्टी एंड न्यू एम्पायर इमर्ज्ड, दैट इज मौर्य एम्पायर, एंड हु वाज डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब ये मौर्य एम्पायर बेटा कितना था? जब इसने तख्त पलट किया होगा, यानी जब इसने इसको धनानंद को यहाँ से हटाया होगा, तब तो ऑब्वियसली जितना उसका एम्पायर था उतना ही था। लेकिन ग्रेजुअली चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पूरे एम्पायर को एक्सपैंड करते करते इतना बड़ा बनाया। यस, ये एम्पायर जो नंद एम्पायर था वो बाद में जाके इतना बड़ा मौर्य एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। दैट्स व्हाई माइटी मौर्याज। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? लेट्स फाइंड इट आउट हियर। बेटा चंद्रगुप्त मौर्य overthrew the Nandas and took control of Magad to establish his rule with पाटलिपुत्र as his capital। उसने जो धनानंद था उसको हटाया और मगध पर अपना कंट्रोल ले लिया। कैपिटल किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। अब ये कैसे किया? इतना बड़ा काम उसने कैसे किया बेटा? दिस वॉज डन अंडर द मेंटरशिप ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य मैंने बताया था शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। आगे देखते हैं बेटा। स्ट्रैटेजिस्ट कौटिल्य एंड द रिसोर्सेज ऑफ मगध हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य टू ग्रेजुअली एक्सपैंड हिज एम्पायर। जो कौटिल्य थे उनकी स्ट्रैटेजीज की वजह से, और जो मगध के पास एडवांटेजेस थे, ये हमने अगेन फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, एडवांटेजेस ऑफ मगध, है ना। 2 मेन थे। इफ यू नो, अगेन टाइम के साथ मुझे बताओ, अभी 2 वर्ड में आंसर आ जाएगा बेटा। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। चलो, सो द रिसोर्सेज मगध के पास थे, और कौटिल्य की स्ट्रैटेजीज की हेल्प से इसने पूरे अपने एम्पायर को धीरे धीरे एक्सपैंड करता रहा। अब जब ये अपने एम्पायर को एक्सपैंड करेगा तो इस वाले रीजन में भी तो आएगा, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। यहां पर कौन थे? यहां पर थे अलेक्जेंडर के सैट्रैप्स, जो वो गवर्नर बैठा के गया था, है ना। तो उनसे भी इनकी फाइट होती है। He defeated the Greek satraps in the northwest and integrated the region into his own empire that stretches from northern plains to the Deccan Plateau। ये पूरा का पूरा इसका एम्पायर बन जाता है। अब जब ये बेटा ग्रीक सेट्राप्स को हराता है तो उसके बाद भी he maintained a diplomatic relationship with them and hosted them in their court। वो सेट्रैप से डिप्लोमेटिक रिलेशन से बना के रखा, इनफैक्ट उनको अपनी वो कोर्ट में भी बुलाता था। अगर ये पिक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे मेगास्थीन्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थीन्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। दिस पेंटिंग इज द प्रूफ। आगे देखते हैं। A Greek historian, diplomat Megasthenes, who wrote about his travels in India in his book Indica,
जो मैगजीन से उन्होंने एक बुक लिखी अपनी इंडिका नाम से, लेकिन वो बाद में गुम हो गई थी। लेकिन वहाँ से कुछ हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो काफ़ी फ्रेंडली, उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे थे इन ग्रीक सैट्रैप्स के साथ। Am I clear? चलो मूविंग अहेड। नाउ बेटा, अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया और हम बता रहे हैं कि ये कौटिल्य की हेल्प से किया। तो कौटिल्य कौन थे? Who was Kautilya and why his role is so big in this whole transformation? Let's find it out here with the help of the story of Kautilya. कौटिल्य के दो नाम और थे, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त, जो कि हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलते हैं। He was the teacher at world's renowned तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि आज के टाइम पर भी है। And also he is known for his knowledge of politics, governance and economics. बेटा वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, ये तो हमें पता ही है। He was also the member of धनानंद कोर्ट, वो धनानंद के कोर्ट में मेंबर भी थे। अब जब वो धनानंद को रूल करते हुए देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये सही नहीं है, ही इज एक्सप्लॉइटिंग पीपल। तो वो उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम अपना ये जो रूल करने का तरीका है उसको छोड़ दो, अदरवाइज जो आपका ये एम्पायर है ये बहुत लंबे टाइम तक चलने नहीं वाला। तो ये धनानंद को ये बात पसंद नहीं आती। वो बोलते तुम एक छोटे से कोर्ट मेंबर, हाउ कैन यू सजेस्ट किंग लाइक दिस। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो कौटिल्य को बड़ी इंसल्ट करके उसको अपने कोर्ट से निकाल देता है। सो यहाँ पर कौटिल्य क्या करते हैं, He led a vow to end the evil Nanda's rule. यहाँ पर बेटा वो शपथ लेते हैं कि मैं तुझे तेरे सिंहासन से हटा के छोड़ूंगा, मैं तेरे इस पूरे राज्य का अंत कर दूंगा, और एक्चुअल में कर भी दिया है ना। यहाँ पर बेटा कोर्ट से निकलने के बाद आफ्टर सम टाइम ही मीट्स अ नॉर्मल सिंपल बॉय हु वाज नॉट अ प्रिंस, लेकिन उसके पास कुछ अच्छी क्वालिटीज थी जो कि किसने पहचानी, कौटिल्य ने। उनको लगा कि अगर इस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो ये कुछ कर जाएगा। और वो बच्चा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। उनको प्रॉपर गाइडेंस मिली, उन्होंने मेंटर किया, एंड देन उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, मौर्य एम्पायर। करेक्ट। चलो अब बेटा ये मौर्य एम्पायर जो स्प्रेड हो रहा था वो कौटिल्य की स्ट्रैटेजीज से हो रहा था, है ना। तो कौटिल्य की ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज थी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर विद द कौटिल्यास कंसेप्ट ऑफ किंगडम। अब कौटिल्य का जो किंगडम का कंसेप्ट है उसका ग्लिम्स हमको ऑलरेडी मिल चुका है। हमने पढ़ा था ना, राज्य कैसा होना चाहिए, एक किंगडम कैसा होना चाहिए, पढ़ा था। कहाँ से ली थी वो लाइन? वो लाइन ली गई थी अर्थशास्त्र से। सो अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द फेमस वर्क ऑफ कौटिल्य, दैट इज अ लिटरेरी द साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स। एक ऐसी बुक है जिसमें बताया गया है कि गवर्नेंस कैसे की जाती है, किसी भी स्टेट में इकोनॉमिक कैसे लाई जाती है, ठीक है। अब बेटा कौटिल्य जो थे उनके अकॉर्डिंग किसी भी एम्पायर को सस्टेन करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, देयर शुड बी 7 कंपोनेंट्स इन इट, जिसको कि हम कौटिल्य के सप्तांग भी बोलते हैं। सप्तांग मतलब 7 कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम सप्तांग है इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे हम कोई भी नई चीज नहीं पढ़ने वाले, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा, ठीक है। देखो सो कौटिल्य बताते हैं कि किसी भी एम्पायर में सबसे पहले तो एक कैपेबल रूलर होना चाहिए, किंग होना चाहिए, जो कि यहाँ बुक में मेंशन है स्वामी, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, स्वामी। द फर्स्ट कॉम्पोनेंट, द फर्स्ट अंग ऑफ दिस सप्तांग, ठीक है। इसके बाद किंग अगर कैपेबल है तो उसके पास अच्छे मिनिस्टर्स होने चाहिए जो कि अलग अलग चीज़ों को देख सकें। सो उनको बोला गया आमात्य। किंग के पास क्या होने चाहिए, आमात्य, यानी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलर्स या फिर मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद किंग के पास होना चाहिए एक फोर्टिफाइड कैपिटल एंड फोर्टिफाइड सिटी। बेटा फोर्टिफिकेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। पहले अपना घर सुरक्षित होना चाहिए। सो वेल फोर्टिफाइड कैपिटल्स एंड सिटीज, जिसको बोला गया दुर्ग, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट दुर्ग। इसके बाद उसके पास होनी चाहिए एक पूरी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो कि लॉ एंड ऑर्डर एंड फोर्स एज अ डिफेंस एंड पीस को मेंटेन कर सके, ठीक है। सो इसको बोला गया डंडा। क्या बोला गया, डंडा। क्या करेगा ये डंडा, ये डंडा करेगा डिफेंस या फिर पीस को मेंटेन इसके पूरे राज्य में, ठीक है। अब बेटा डंडे से आपके ज्यादातर दुश्मन ही बनते हैं, तो सबको दुश्मन तो नहीं बना सकते। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड नेक्स्ट, फ्रेंड्स, जिनको हम एलाइज बोलते हैं, यानी मित्र, ठीक है। दैट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनी किंगडम। क्लियर, फ्रेंड्स होने चाहिए। इसके बाद होने चाहिए बहुत सारा धन, ट्रेजरी, जिसको यहां बोला गया कोष। ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है उसका कितना बड़ा रोल है किसी भी एम्पायर को मेंटेन करने के लिए, ये भी हमने समझ लिया है, ट्रेड सिस्टम में हमने समझा था, है ना। सो उसके पास क्या होना चाहिए, भरपूर कोष, धन होना चाहिए। और लास्ट में उसके पास क्या होना चाहिए, टेरिटरी, जिसमें कि पॉपुलेशन हो। सिर्फ टेरिटरी यानी बहुत बड़ा एरिया अगर किंग के अंडर में है, लोग ही नहीं रह रहे हैं, तो वो किस पे रूल करेगा, है ना। सो टेरिटरी के साथ साथ वहां पर लोग भी होने चाहिए, और जिस टेरिटरी में लोगों ने पांव रख दिया उसे क्या बोलते हैं, जनपद।
तो यहाँ पर जो 7th कंपोनेंट है वो है जनपद, जिसको कि हम कंट्री साइड भी बोलते हैं। ये नाम याद रखना, अभी इसके बेस पे क्वेश्चन पढ़ना है आगे। कंट्री साइड, जनपद। सो दीज आर द 7 कंपोनेंट्स द सप्तांग ऑफ कौटिल्य। सब हमने पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ नया है क्या? फटाफट से हिंदी वाले नाम देखो। सबसे पहले चाहिए स्वामी, स्वामी के पास होने चाहिए अमात्य, स्वामी के पास होना चाहिए एक वेल फोर्टिफाइड दुर्ग, उसके पास स्ट्रांग होनी चाहिए क्या? आर्मी, जिसको बोला गया डंडा। फिर उसके पास फ्रेंड्स होने चाहिए, उसके पास पूरा भरपूर धन कोष होना चाहिए, और उसके एरिया में पूरा जनपद होना चाहिए। 7 कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे कौटिल्य बताते हैं, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द सप्तांग टुगेदर मस्ट क्रिएट अ सेटल्ड वेल प्रोटेक्टेड एंड प्रॉस्पेरस किंगडम। अगर किसी भी एम्पायर के पास, किसी भी किंगडम के पास ये सप्तांग हैं, तो वो कैसा होगा? वो वेल प्रोटेक्टेड होगा और प्रॉस्पेरस किंगडम होगा, ठीक है। और ये किंगडम टू बी मेंटेन्ड बोथ थ्रू वॉरफेयर एंड थ्रू द अलायंस। और जैसा ये किंगडम बना उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करना चाहिए, या तो लड़ाई करके, वॉरफेयर से, या फिर अलायंसेस करके, जिससे कि पीस बनी रहे। हमारा क्लियर? चलो यहां पर थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन दिया हुआ है। कौटिल्य सेज अ किंग शेल इंक्रीज हिज पावर बाय प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, फॉर पावर कम्स फ्रॉम द कंट्री साइड। बेटा कंट्री साइड का मतलब जनपद। तो यहाँ कौटिल्य बताते हैं जो किंग है उसको अपनी पावर कैसे इंक्रीज करनी चाहिए? ये जनपद वाले लोगों का वेलफेयर करके, उनका भला करके। क्यों? बिकॉज दीज आर द सोर्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ हाउ? बेटा आजकल के टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सोर्स मेन क्या है? बिजनेस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। लेकिन पहले के टाइम पे ये सब नहीं था, तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कहां पे डिपेंड होते थे? मैक्सिमम कंट्री साइड पे। एग्रीकल्चर ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। जितने भी क्राफ्ट वो ट्रेड करते होंगे उनको कौन बना रहा था? अगेन कंट्री साइड के लोग। इसीलिए दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कौटिल्य बताते हैं कि उनका भला करो। कैसे करो? बाय बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स, रोड ब्रिजेस, ब्यूटिफाइंग विलेजेस, हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट देम। उनकी प्रोटेक्शन कर दो, उनके विलेज को सुंदर कर दो, या फिर उनके लिए कुछ रोड ब्रिज बना दो, वहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दो जिससे उनके गांव में पानी ना भरे। तो कुछ इस टाइप के वेलफेयर करने चाहिए किंग को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, Why do you think it was important to take special care of countryside? अब इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। Because countryside was main backbone of the kingdom. क्योंकि सारा खाना वहां से आ रहा है, ट्रेड के लिए इकोनॉमी वहां से आ रही है ना। और अगर वो लोग खुश रहेंगे तो पूरे किंगडम में पीस बनी रहेगी, ठीक है। इसका आंसर मैंने प्रॉपर लिख के दिया हुआ है। बिकॉज कंट्री साइड वॉज द बैकबोन ऑफ द किंगडम्स। बिकॉज फूड प्रोडक्शन वहां से हो रहा था, वहां से वेल्थ आ रही थी, क्योंकि वहां से रेवेन्यू, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट फॉर ट्रेड आ रहा था, एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इन्हीं से मेंटेन होती है किसी किंगडम की। Am I clear? Moving ahead. One more thing. बेटा जो कौटिल्य की फिलॉसफी थी वो इंडियन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है that Kautilya's central philosophy of governance reflect the Indian value. Comment on this line. Do you agree with it? बेटे यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं। Kautilya central philosophy of governance emphasizes that powerful king may be, he must first give place to the people's interest. यहाँ पे कौटिल्य ने बताया हुआ है कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी पावरफुल राजा हो, उसके लिए उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए लोगों की भलाई, लोगों का इंटरेस्ट, ठीक है। और ये किन लाइन से पता पड़ा? ये कुछ लाइन्स हैं जो दी हुई हैं अर्थशास्त्र में। देखो, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट, हु आर द सब्जेक्ट? पीपल। सो इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। अगर लोग खुश रहेंगे तो उसी में किंग, जो राजा है उसकी खुशी होनी चाहिए। इन देयर वेलफेयर इज हिज वेलफेयर, उनकी भलाई में ही उसका भला होना चाहिए। ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड ओनली दैट विच प्लीजेज हिम। वो जो राजा है वो सिर्फ उन चीजों को न देखे जो उसको खुश रख रही हैं, ये बट ट्रीट बेनिफिशियल टू हिम वट एवर इज प्लीजेज हिज सब्जेक्ट। जबकि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? ऐसी चीजें जो उसके सब्जेक्ट्स को यानी उसके जनता को खुश रखे, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग द इंडियन वैल्यूज। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? सो हमने कौटिल्य के किंगडम वाले कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ा? सप्तांग, कंट्री साइड की इंपॉर्टेंस एंड रिफ्लेक्टिंग द इंडियन वैल्यू। ये सब आपको पता होना चाहिए। एम आई क्लियर? चलो मूविंग अहेड, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द किंग हु चोज पीस एंड हु इज दिस किंग? अशोका द ग्रेट। देखो पढ़ते हैं इनके बारे में। Ashoka, another king of Maurya dynasty between 268 to 232 BCE, and he was the grandson of Chandragupta Maurya. चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे ये। अब बेटे जो ये अशोक थे वो शुरू से ही इतने पीस फॉलोअर नहीं थे। इनिशियली तो ही वॉज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस। उनको जो इतना बड़ा एम्पायर मिला था एज एन इनहेरिटेंस, उसको भी इन्होंने फर्दर काफी एक्सपेंड किया था। हैव अ लुक हियर।
He further expanded his inherited vast empire to cover almost entirely the Indian subcontinent, including present days Bangladesh, Pakistan and part of present days Afghanistan. ये सारा का सारा इनके एम्पायर में इंक्लूड हो चुका था, एक्सेप्ट फॉर सदर्न मोस्ट रीजन. जो सदर्न मोस्ट रीजन है उससे नीचे वाला, उसको छोड़ के बाकी इंडिया का सारा ये सारा जितना भी सबकॉन्टिनेंट है ये सब इनके एम्पायर के अंडर में आ रहा था. ठीक है. अब बेटा इतने एम्बिशियस राजा का इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? दिस हैपेंड आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग. देखो इन कलिंग जो कि मॉडर्न डे उड़ीसा है, वेयर ही वेज्ड अ फेरोशियस वॉर, वहां पर एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई जहां पर इन्होंने क्या देखा? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन द बैटलफील्ड. अशोका ने इतने लोगों को वहां मरा हुआ देखा, इतना डिस्ट्रक्शन वहां देखा. देन अशोका को फील हुआ कि इतना वायलेंस करके मुझे क्या मिला, है ना? Then the transformation happened and then he chose the path of peace and non-violence that Buddha taught. यानी बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो पाथ है पीस का, नॉन वायलेंस का, फिर उन्होंने उसको चूज किया. Am I clear? चलो आगे चलते हैं. Now further think about it. Ashoka in his edict tells the story of Kaling War. अब edicts क्या है? पहले तो edicts are the official declaration that are issued by the authority. अब यहाँ authority कौन है? किंग हिमसेल्फ, यानी अशोका हिमसेल्फ. तो अशोका खुद ये बता रहे हैं कि उन्होंने कलिंग वॉर को लड़ा जहां पर इतना मैसिव स्केल में डिस्ट्रक्शन हुआ. अब क्वेश्चन यहां पूछा है, he could have chosen not to mention it and maintain his image as a peaceful benevolent king for the future generation. Why do you think he admitted to this destructive war? बेटा उन्होंने क्यों एडमिट किया कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा जहां पर इतना मैसिव स्केल में डिस्ट्रक्शन हुआ, और उस डिस्ट्रक्शन को देख के नाउ ही इज गोइंग फॉर द नॉन वायलेंस पाथ. वो खुद ऐसे भी तो बता सकते थे ना कि भाई पीस के रास्ते पे चलो, नॉन वायलेंस को अपनाओ, बुद्धिज्म को अपनाओ, सिंपल ऐसे बता देते. ये एडमिट करने की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा दिस शोज द जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट. अगर किसी में सच में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो वो कभी भी झूठ के रास्ते को नहीं अपनाएगा, है ना? दिस इज द फर्स्ट रीजन. उसके अलावा और क्या हो सकता है? बेटा कभी भी कोई बड़ी पोजिशन पे जैसे किंग, अगर वो खुद एडमिट करता है कि उससे गलती हुई, नाउ ही इज ट्राइंग टू करेक्ट हिमसेल्फ, नाउ ही इज चूजिंग द करेक्ट पाथ, तो बाकी जो उसकी जनता होती है ना वो बड़ा रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा राजा, इतना बड़ा राजा, वो खुद एडमिट कर रहा है कि उसे गलती हुई है और वो चेंज भी हो रहा है, तो हम भी कर सकते हैं. सो दिस इज मोर रिलेटेबल फॉर द पीपल, इजंट इट? अब इसका आंसर मैंने प्रॉपर लिख के दिया आपको. देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंसियर चेंज ऑफ हार्ट इट इज शोइंग टू शो दैट इट वॉज अ जेन्युइन टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. इसके अलावा मॉरल लीडरशिप ऑल्सो, बिकॉज ट्रूथ ऑलवेज प्रवेल, है ना? अ मैसेज दैट ट्रूथ इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर क्रेडिबल. Other than that, connecting with the people, admitting his guilt made him relatable and trustworthy for the people. ज़्यादा relate कर पाएंगे लोग इससे कि अगर वो अपनी गलती को मानेगा तो. Am I clear? चलो moving ahead. Now बेटा जब अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो किया तो उसने सिर्फ खुद फॉलो नहीं किया, उसने बाकी लोगों में भी इसको स्प्रेड करवाया. कैसे? Embracing Buddhism teaching, Ashoka sent emissaries. Now what are emissaries first of all? बेटा emissaries are some sent on a special mission. जब किसी को स्पेशल मिशन पे भेजा जाता है, यूजुअली वो डिप्लोमेटिक नेचर का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या मिशन था? यहाँ पर मिशन था बुद्धिज्म को फैलाना. ठीक है? सो यहाँ पर embracing Buddhist teaching, Ashoka sent emissaries to Sri Lanka, Thailand, Central Asia, beyond to spread the message for the Buddha far and wide. And that is why Ashoka is also considered as great communicator. Why great communicator? एक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया, बिकॉज ही सेंट emissaries टू डिफरेंट कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म. और दूसरा आंसर है बेटा यहाँ पर, अगर इस मैप को देखो तो जितने भी आपको सिंबल दिख रहे हैं ना, ये क्या हैं? दीज आर द इनग्रेव्ड एडिक्ट्स. उसके जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन था वो यहाँ पर इनग्रेव हुआ है इन सभी जगहों पे, अलग अलग चीजों पे. कहीं पर केव में है, कहीं पर पिलर में है, कहीं पर रॉक्स में है. ठीक है? देखो यहाँ Ashoka issued in many parts of his empire edicts engraved on rocks, pillars that contain his message for the people and encourage them to follow the dharma. तो बेसिकली वो क्या कर रहा है बेटा? वो इन एडिक्ट्स के थ्रू, इन इनग्रेव्ड एडिक्ट्स के थ्रू लोगों तक कम्युनिकेट कर रहा है, यानी लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहा है ना? सो द वे ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली. दैट्स व्हाई हिस्टोरियन हैव सम टाइम कॉल्ड अशोका अ ग्रेट कम्युनिकेटर. क्लियर? नाउ अब बेटा यहाँ पर इनग्रेव हुए हैं अगर मैसेज, तो किसी तो लैंग्वेज में हुए होंगे ना. तो कौन सी लैंग्वेज में इनग्रेव हुए थे? उस टाइम पे बोली जाती थी प्राकृत. तो प्राकृत लैंग्वेज में ये सारे इनग्रेव हुए थे. जैसे हम अभी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं. संस्कृत उतना नहीं बोलते हैं, लेकिन यस
संस्कृत इज ऑल्सो लैंग्वेज, है ना। तो उस टाइम पे इसी तरीके से प्राकृत लैंग्वेज थी, तो उसमें ये इनग्रेव हुए थे, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को लिखने के लिए स्क्रिप्ट कौन सी यूज हुई थी, अब इसको समझो पहले। जैसे हिंदी लिखने के लिए हम कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं, देवनागरी। इंग्लिश लिखने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं, रोमन। ऐसे ही प्राकृत को लिखने के लिए, प्राकृत लैंग्वेज को लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज हुई थी वो थी ब्राह्मी। कौन सी, ब्राह्मी। ये पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज में ये इनग्रेव हुआ था, प्राकृत। स्क्रिप्ट कौन सी यूज हुई थी, ब्राह्मी। हमारे क्लियर, चलो मूविंग हेड। नाउ व्हाट वाज द मैसेजेस इन हिज एडिक्ट, जो इतने मैसेज इनग्रेव हुए थे उसमें उन्होंने लिखा क्या था, लेट्स फाइंड इट आउट। पहले तो पिक्चर को देखो, लेफ्ट में क्या दिया हुआ है, अ रिप्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ अशोकाज रॉक एडिक्ट एट गिरिनगर गुजरात, और राइट में क्या है, दिस इज द डिटेल ऑफ टपोरा अशोकम पिलर एट फिरोज शाह कोटला दिल्ली। वहां के ये एडिक्ट्स हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है क्या, अब हमें तो ये लैंग्वेज नहीं आती है। देखो क्या लिखा हुआ था, इन हिज एडिक्ट अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देव नाम पिया पियादसी। इन एडिक्ट्स में अशोका ने खुद को क्या बोला है, देव नाम पिया पियादसी। देव नाम का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड्स, एंड पियादसी का मतलब है द वन हु रिगार्ड्स अदर विद काइंडनेस, जो दूसरे लोगों की भलाई करे, है ना। और इस मैसेज से क्या पता पड़ रहा है, हियर दिस लैंग्वेज ऑफ द एडिक्ट्स मेक इट्स क्लियर दैट ही वाज इंटरेस्टेड इन डिपिक्टिंग हिमसेल्फ एज अ बेनेवोलेंट एंड कंपैशनेट रूलर, ठीक है। और यहां पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, व्हाई अशोका इज कंसिडर्ड एज अ कंपैशनेट रूलर, और इसको बताने के लिए कई सारे वर्क इसने किए थे जो कि आपको लिखने पड़ेंगे आंसर में। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क डन बाय द अशोका, जो कि ऐसे क्लेम करे जाते हैं कि उसने करवाए थे, ठीक है। क्या क्या करवाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल अशोका सपोर्टेड ओवरऑल वेलबींग इंक्लूडिंग द सदर्न किंगडम। सदर्न किंगडम स्पेशली क्यों मेंशन है, क्योंकि उसके एम्पायर में सदर्न वाला पार्ट नहीं आता था, लेकिन तब भी उसने उस वहां के भी वेलबींग के लिए प्रॉपर सपोर्ट दिया था। दूसरा, मेडिकल केयर फॉर पीपल एंड एनिमल, यहाँ पर प्रोहिबिटेड हंटिंग, सो एनिमल के लिए भी इसने काफी वेलफेयर किया था। प्रोहिबिटेड हंटिंग, क्रूलिटी अगेंस्ट द एनिमल एंड ऑर्डर द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देम व्हेन एवर इट इज नेसेसरी, ठीक है। सो दैट्स वाई कंपैशनेट। और देखो, ही एस्टैब्लिश्ड रेस्ट हाउस एंड वेल एट रेगुलर इंटरवल अलोंग द मेन रूट्स, जहां से भी लोग पास होते थे ट्रेड के लिए या किसी भी और रीजन से, तो वहां पर उन्हें रेस्ट हाउस बनवाए, वेल बनवाए, और उसके अलावा जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनको भी वहां पर प्लांट करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, he also claimed to encourage all sects of different schools of thought present in his time to accept each other's best teaching and study them. दो ही वॉज फॉलोइंग बुद्धिज्म, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि हर कोई बुद्धिज्म ही सिर्फ फॉलो करेगा। उसने जो भी उनके अलग अलग थॉट्स थे, स्कूल ऑफ थॉट्स, उनको इनकरेज करवाया और बोला कि जो भी जिसकी बेस्ट टीचिंग है सब एक दूसरे में इम्बाइब करो, उसको अपनाओ। क्लियर, चलो मूविंग अहेड। एंड नाउ हियर लेट्स एक्सप्लोर वन मोर डिटेल दैट इज गिवन अबाउट द अशोका। बेटा यहाँ बताया गया है कि अशोका ने एक बड़ा डिटेल इंस्ट्रक्शन भेजा था अपने ऑफिशियल्स के लिए दूर दूर वाले एरिया में। दूर दूर वाले जो जितने भी एरिया होंगे उसके एम्पायर को, उसको मैनेज करने के लिए कुछ तो ऑफिशियल होंगे, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि जो भी आपके रीजन में लोग हैं आप उन पर अच्छे से बिहेव करोगे, उन पर कोई भी आप जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, ठीक है। और आपको चेक करने के लिए हम हर 5 साल में किसी न किसी दूसरे ऑफिशियल को भेजेंगे, ठीक है। ये पूरा डिटेल इस पर दिया हुआ है, इसको समराइज करके मैंने आपको यहाँ बता रखा है। इन हिज एडिक्ट ही इंश्योर्ड दैट द ऑफिसर्स एंड द सिटी मजिस्ट्रेट वर फेयर, अवॉइडेड द टॉर्चर, वो लोगों को टॉर्चर न करें, सबको बराबरी से देखें, वहां पर फेयर रूल हो, ये सब उसके एडिक्ट्स में प्रॉपर मेंशन था। और ये भी बताया था दैट दे विल बी चेक्ड बाय द ऑफिसर वेलफेयर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में उनकी भी चेकिंग होगी। गॉट इट, चलो मूविंग हेड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द लाइफ इन द मौर्यन पीरियड। बेटा मौर्यन एम्पायर जो इतना बड़ा था, उनके ड्यूरेशन में लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। और इसका ग्लिम्स हमने ऑलरेडी ले लिया है। इनिशियली जो स्टोरी पढ़ी थी ना, जहाँ पे बच्चे वो पाटलिपुत्र में घूम रहे थे टाइम मशीन के साथ, जो जो उन्होंने देखा वही हमें यहाँ पढ़ना दोबारा, लेकिन डिटेल में, ठीक है। देखो, सिटीज लाइक पाटलिपुत्र वर द सेंटर ऑफ गवर्नेंस एंड कॉमर्स। जो पाटलिपुत्र जो कि क्या थी, कैपिटल, और जहां कैपिटल होगी वहीं से गवर्नेंस भी होगी और वहीं से कॉमर्स भी स्टार्ट होगा। दैट्स वाई दे हैड पैलेस, पब्लिक बिल्डिंग एंड वेल प्लान्ड स्ट्रीट। बच्चों ने देखा था ना कितने अच्छे पैलेस थे, कितनी अच्छी स्ट्रीट थी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखो, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम एंड ब्रिस्क ट्रेड वहां से चलता था। वहां कितने बड़े बड़े मार्केट लगे हुए थे, वो दिखा रही थी, ईरा वहां को बच्चों को दिखा रही थी। सो वहां पर से ब्रिस्क ट्रेड होता था। द ट्रेजरी रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग। बेटा कैपिटल है तो वहां पर कोष तो होगा ना, कोष, रिमेंबर सप्तांग, उसमें पढ़ा था हमने कोष, सो दैट इज द ट्रेजरी।
ऑफिशियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मर्चेंट्स एंड आर्टिशन प्ले अ की रोल इन द सिटी लाइफ। बेटा सिटी लाइफ में कौन कौन दिखाई देता था? जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले जो लोग थे वो, या फिर मर्चेंट्स जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, या फिर आर्टिशियन। अगर वो स्टोरी याद हो तो वहां पे कुछ लोग एक्रोबैट कर रहे थे, तो उस टाइप के आर्टिशियन जो थे ये थे सिटी लाइफ का पार्ट। ठीक है, इसके अलावा बेटा मौर्यन पीरियड में एग्रीकल्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर हियर सेपरेटली। एग्रीकल्चर वॉज वाइटल एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द एम्पायर। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया जब हमने कंट्री साइड वाला टॉपिक पढ़ा था, है ना। उसके आगे देखो, 2 crops were sown in year as rain fell both in summers and winters। साल में 2 बार खेती होती थी, 2 बार क्रॉप को उगाया जाता था। ठीक है, क्यों होता था ऐसा? टू इंश्योर दैट ड्यूरिंग फामिन पीपल हैड एम्पल अमाउंट ऑफ फूड। कभी भी सूखा आ जाए, भुखमरी आ जाए, ड्रॉट वाली कंडीशन आ जाए, तो लोगों के पास एटलीस्ट प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड होना चाहिए, एम्पल अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, एक और बात, ड्यूरिंग वॉर फार्मर्स वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट एंड एग्रीकल्चर वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। अगर एम्पायर में अगर कहीं पर भी वॉर की कंडीशन चल रही है, उसके बावजूद ये जो फार्मर वाला एरिया था, यानी जो फार्मिंग करते थे, उन लोगों को उससे दूर रखा जाता था, उनको बचाया जाता था। क्यों? क्योंकि फार्मर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी पूरा खाने का सोर्स है वहां पर। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो जो लड़ाई पे जा रहे हैं सोल्जर्स, उनको खाना कहाँ से मिलेगा, है ना। सो दैट इज वाई। अब आई क्लियर? इसके अलावा बेटा यहाँ पर ग्रेनरीज भी स्टॉक्ड थी ना। व्हाट आर ग्रेनरीज? ग्रेनरीज उनको बोलते हैं ना जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं जहां पर ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। सो ग्रेनरीज, ठीक है। सो ग्रेनरीज वेल स्टॉक्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटीज। और इसका प्रूफ कहां पर है बेटा? इसका प्रूफ मिलता है इससे। यह है सौगरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दैट इज 4th to 3rd century BCE। 4th to 3rd century BC में कौन रूल कर रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। ये देखो, so this is issued by Chandragupta Maurya, written in प्राकृत लैंग्वेज by ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यहां पर भी प्राकृत लैंग्वेज यूज हुई है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी। ठीक है। This inscription mentioned the establishment of a granary to store grains as a precaution against the famines. Now what it is showing? It is highlighting the state's effort to ensure the food security and support to its people during the time of crisis। बेटा ये बता रहा है कि ये जो ऑफिशियल्स थे वो कितना वेल प्रिपेयर्ड थे पहले से। अगर कभी कोई क्राइसिस आ भी जाए, कोई दिक्कत भी आ जाए, तो एटलीस्ट इनफ अमाउंट ऑफ फूड है उनके पास। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। अदर देन दिस, मेगास्थीन, हु वाज मेगास्थीन? द ग्रीक सट्रैप, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते जाते थे। तो उनके अकाउंट से भी कुछ बातें पता पड़ती हैं उस टाइम की सोसाइटी के बारे में। क्या पता पड़ता है? देखो, a substantial portion of population was engaged in agriculture which was an important source of revenue for the empire। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है। उसके अलावा ब्लैकस्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स एंड अदर आर्टिशियंस वर देयर। तो ये सारे ऑक्यूपेशन उस टाइम पे हुआ करते थे। The cities were well planned and had signage for the street। अब बेटा सिटीज वेल प्लान्ड है, ये तो हमें पहले से पता पड़ गया, लेकिन यहाँ पर एक नई बात पता पड़ी। क्या? There was signage on the street, यानी किसी को अगर कहीं जाना है डायरेक्शन, तो वहां पे लेफ्ट राइट ये वाले सारे साइनेज होते थे। अब लेफ्ट राइट होते होंगे, जैसे भी होते होंगे, लेकिन साइनेज होते थे किसी को भी सिटी में नेविगेट करने के लिए। ठीक है। कम्युनिकेशन हैपेंड थ्रू द कुरियर्स हु कैरीड मैसेजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो कम्युनिकेशन होता था लोगों के बीच में, वो कुरियर्स के थ्रू होता था, जो वो भेजते थे लोगों के थ्रू। उसके अलावा द हाउसेज वेर मेड अप ऑफ वुड एंड कुड बी अप टू 2 story। लकड़ी के घर होते थे और कई जगह पे डबल स्टोरी वाले भी होते थे, 2 story वाले। द स्ट्रीट हैड वेसल्स फॉर वाटर स्टोर्ड एट रेगुलर इंटरवल इन केस ऑफ फायर। देखो कितना वेल प्रिपेयर्ड थे, पहले से स्ट्रीट में वेसल्स रखे होते पानी के, अगर कहीं गलती से फायर हो जाए तो उसको बुझाने के लिए। अंडरस्टूड? इसके अलावा थोड़ा बहुत कपड़ों के बारे में पता पड़ा, उनकी ड्रेसिंग कैसी थी। पीपल वोर कॉटन ड्रेसेस, कॉटन के वो कपड़े पहनते थे। लोअर गारमेंट बिलो द नी और हाफ वे डाउन टू द एंकल्स, यानी जो कपड़ा पहनते होंगे नीचे वो कॉटन का होता था, ऑलमोस्ट घुटने तक या उससे थोड़ा और नीचे। एंड अपर गारमेंट वर ओवर देयर शोल्डर। ऊपर वाला गारमेंट कैसा होता था? ऐसे जो कंधे पे डालते हैं ना, जिसको हम अंगोछा भी बोलते हैं, वो। लेदर शूज वर डिजाइंड एंड थिक सोल्स वर मेड देम टू लुक टॉलर। ये देखो हील वाला सिस्टम था वहां पर, है। लेदर शूज पहनते थे वो डिजाइनर, और वहां पर कई बार सोल बड़े ऊंचे भी होते थे उनको लंबा दिखाने के लिए। ठीक है। चलो मूविंग अहेड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी सम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मौर्याज। बेटा मौर्यन एम्पायर जो पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग था, इकोनॉमिकली इतना वेल डेवलप्ड था ना, उनका जो इम्पैक्ट है वो आज भी हम थोड़ा बहुत इंडियन सोसाइटी में देख सकते हैं। दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर। हैव अ लुक।
द मौर्याज लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन आर्ट, आर्किटेक्ट एंड गवर्नेंस। यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। द फर्स्ट वन, टेराकोटा फिगरीन ऑफ डांसिंग गर्ल, नोटिस हर एलिब्रेट हेयर ड्रेस, हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी। बेटा इसकी हेयर ड्रेसिंग देखो, इंडिया में आज भी नहीं मिलेगी ऐसे इतने मॉडर्न वे में, है ना। यहाँ पे देखते हैं टेराकोटा फिगरीन ऑफ फीमेल डाइटी। जहां पर भी डाइटी आती है वहां पे हमेशा प्रोटेक्शन का मार्क होता है उसमें, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन दिखाती है वो। आगे देखते हैं, हियर फीमेल डाइटी याशिका होल्डिंग अ फ्लाइबिस्क। नाउ व्हाट इज अ फ्लाइबिस्क? बेटा उस टाइम पे फ्लाइबिस्क वाज द सिंबल ऑफ रॉयल्टी। वो एक टाइप का फैन होता था जो कि यूजुअली सिल्क थ्रेड से बनता था, बाकी दूसरे थ्रेड भी यूज हो सकते थे, ठीक है। सो हियर द फीमेल डाइटी याशिका होल्डिंग द फ्लाइबिस्क, what it is representing? It is again representing the prosperity, fertility and protection. मैंने बताया था डाइटी जहां पे भी आ जाए वहां प्रोटेक्शन तो है ही, ठीक है। एंड फीमेल डाइटी, सो बेसिकली फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। हियर टेराकोटा ऑफ सप्त मातृका और 7 मदर गॉडेस। बेटा सप्त मातृका, 7 मदर गॉडेस, आज भी हम इंडिया में माता के डिफरेंट रूप्स को मानते हैं, है ना, दे मानते हैं ना, तो वही यहाँ पर भी दिखा रखा है। एंड इट इज कंटिन्यूइंग ट्रेडिशन, देखो आज भी ये कंटिन्यू है ये ट्रेडिशन, गॉट इट। यहाँ पे देखते हैं हेड ऑफ टेराकोटा हॉर्स, नोटिस द एलोबरेट डिजाइन ऑफ द ब्रिडल। बेटा ये जो सर पे इसका ताज टाइप का लगाया हुआ है ना, उसको देखो आप, कितना एलोबरेट, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ज्वेलरी है ये। इट इज शोइंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट किंगडम, इजंट इट? हैव अ लुक, प्रोटेक्टिव एंड फायर्स डाइटी हियर एंड दैट इज शोइंग द प्रॉस्पेरिटी। क्लियर? आगे देखते हैं, हियर सारनाथ पिलर कैपिटल, दिस इज द वन। इसमें क्या है, 4 लायंस, 4 डायरेक्शन में 4 लाइन फेस है। क्या सिंबलाइज करते हैं वो? दैट आर सिंबलाइजिंग द पावर। और बीच में जो ये व्हील है दैट इज द धर्म चक्र, जिसको कि हम व्हील ऑफ धर्मा भी बोलते हैं। एंड नाउ इट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया विद द मोटो सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, हमेशा सत्य की जीत होती है ना। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर, इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर, द ग्रेट स्तूपा एट सांची, among the finest example of Indian architecture। बेटा पहले ये ब्रिक से बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको एक्सपैंड करने के लिए स्टोन्स का यूज हुआ है, ठीक है। किसने बनाया था ये? अशोका ने। यहाँ पर अशोका इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड मेनी सच स्तूपास, चैत्यास एंड विहारास वेयर पीपल कैन वर्शिप, पीपल कैन स्टडी एंड कैन मेडिटेट, ठीक है। और देखो यहाँ पर, दिस इज द वन, रॉक स्कल्पचर ऑफ लाइफ साइज एलिफेंट एट धौली। कहां पर है ये? धौली, जो कि प्रेजेंट टाइम पे उड़ीसा भुवनेश्वर के पास है। दिस इज सिंबलाइजिंग बुद्धा, इंटेलिजेंट, पावरफुल, पेशेंट एंड काम। और इसी के पास एक अशोका का एडिक्ट भी है विच इज इनग्रेव्ड इन द रॉक। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मौर्यास विच वी कैन स्टिल सी इन आवर इंडियन सोसाइटी। Am I clear? चलो, moving ahead. And now we are going to find out the fall of Mauryan Empire. बेटा टाइमलाइन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 400 से 321 के बीच में नंदा एम्पायर था। उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग मौर्य एम्पायर आया, लेकिन उसके बाद वो भी खत्म हुआ। ऑलमोस्ट 185 BC पे इसका भी डाउनफॉल होता है। वाई? इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स, इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के बाद भी इसका भी डाउनफॉल हुआ। What could be the reason? That we have to find out here. Fragile nature of empire. What are the causes of the decline for any empire? बेटा अगर एम्पायर बना कैसे ये आपको समझ में आ गया तो इसका डाउनफॉल भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोई भी एम्पायर कैसे खड़ा होता है? जब एक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राजा दूसरे छोटे छोटे किंगडम पे अटैक करता है वॉर के थ्रू और उनको अपने अंडर में ले लेता है, यानी फोर्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ना। अपने विल से वो छोटे छोटे किंगडम उसके अंडर में नहीं आए हैं, उसने बाय फोर्स उनको अपने आगे झुकाया है और तब वो अपना एम्पायर चला रहा है। सो यहाँ पर कोर क्या है एम्पायर का, पूरे एम्पायर का? इट इज द फोर्स, है ना। और जहां पर भी फोर्सफुली कोई काम होगा बेटा तो वहां पर पूरा सिस्टम बहुत वीक होता है ना, फ्रजाइल होता है। देखो, एम्पायर्स हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू वॉर and have maintained their existence through force and repression. This makes them fragile at the core and unstable over the period of time. So बेशक कोर ही जिसकी हिली हुई है, कोर ही जिसकी वीक है, फिर वो कभी भी टूट सकता है ना। अब ये टूटने के रीजन क्या हो सकते हैं आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एम्पायर्स रीजन्स ऑलवेज ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। बेटे जो भी उसके अंडर में किंगडम आते हैं छोटे छोटे, वो हमेशा इस ताक में रहते हैं, इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी हम इस एम्पायर के चंगुल से छूट जाएं और अपना किंगडम फिर से दोबारा स्टैब्लिश कर लें। आगे देखो, एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ रिसोर्स, ये एक हो सकता है रीजन फॉल का। एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ रिसोर्स फॉर लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन। मान लो कोई एम्पायर है जो कि बहुत लंबे मिलिट्री कैंपेन चला रखा है, तो वो लोगों से डिमांड कर रहा है, यानी छोटे छोटे किंगडम से डिमांड कर रहा है कि कंटिन्यूस मुझे मिलिट्री सप्लाई दो। तो
तो यहां पर भी एक रीजन हो सकता है डाउनफॉल का। उसके अलावा इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ट्रिब्यूट्स। ट्रिब्यूट्स कौन पे करता है? अगेन दीज स्मॉल किंगडम्स। अब ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन अगर उनके ही किंगडम में, उनके ही राज्य में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि ड्राउट पड़ गया, सूखा पड़ गया बेसिकली, तो वो कहां से ट्रिब्यूट देंगे? अब ऐसे में अगर एम्परर कंटिन्यूस डिमांड करेगा तो अगेन दिस कैन कॉज द रिबेलियन। ठीक है। वीक रूलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अगर मान लो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्परर है, अब उसके बाद जो उसका सक्सेसर है, नेक्स्ट एम्परर, वो अगर वीक पड़ गया, तो ऐसे में फिर ये छोटे छोटे किंगडम क्या करते हैं? वो आपस में मिलकर बोलते हैं कि अब इसको हरा के हम इसके चंगुल से फिर से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर वीक रूलर इज वन ऑफ द रीजन। If a powerful emperor was followed by a weak ruler, local kings or the chief might simply decide to take a chance and stop paying the tributes. ठीक है, आगे देखते हैं। डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द फार ऑफ टेरिटरीज। बेटा जितना बड़ा किंगडम होगा उतनी दूर दूर तक का एरिया उसके अंडर में आएगा। अब जितना दूर एरिया होगा उसको मैनेज करना भी तो डिफिकल्ट है ना। वहां से कम्युनिकेशन कितना दूर, कितना प्रॉब्लम होगा, कितने देर देर में होगा। सो हियर द लार्ज एम्पायर, द मोर डिफिकल्ट इज टू होल्ड इट टुगेदर। फार ऑफ टेरिटरीज आर ऑफन द फर्स्ट वन टू स्प्लिट अवे फ्रॉम द एम्पायर। जो दूर दूर की टेरिटरीज होती है सबसे पहले वही टूटती हैं एम्पायर से। ठीक है। इसके अलावा नेचुरल कैलेमिटीज, इट इज ऑलवेज द रीजन। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया जिसकी वजह से, तो ये भी एक कॉज हो सकता है डाउनफॉल ऑफ एम्पायर का। अंडरस्टूड। सो इनमें से मे भी कुछ रीजन हो सकते हैं जिससे कि इतना बड़ा जो मौर्यन एम्पायर था उसका भी डाउनफॉल हमने देखा। अंडरस्टूड। अब इसके आगे हिस्ट्री में क्या हुआ, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, बट स्टिल फेसिंग एनी डिफिकल्टी विद एनी टॉपिक, डू कमेंट, आई विल रिवर्ट बैक देयर। ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।